आज का हमारा जो टॉपिक है पावर एम्पलीफायर, ठीक है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर देख लिया है। पावर एम्पलीफायर में हम लोग जनरली समझेंगे कि इसमें कितने प्रकार के कौन कौन से एम्पलीफायर होते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पावर एम्पलीफायर। तो पावर एम्पलीफायर जो आपका होता है सिग्नल के पावर लेवल को बढ़ा देता है। क्या जिस तरीके से हम लोगों ने एम्पलीफायर पढ़ा था उसमें वोल्टेज एम्पलीफायर अभी तक हम पढ़ते आए हैं, और वोल्टेज एम्पलीफायर में बेस्ट एम्पलीफायर हमने आरसी कपल्ड आपको पढ़ाया था। तो जो पावर एम्पलीफायर होता है, वोल्टेज एम्पलीफायर जो था वो वोल्टेज लेवल को बढ़ा रहा था, है ना। जैसे हमने देखा था कि बीटा बढ़ा, पहले हमारा हमने आईबी करंट देखा, फिर बीटा बढ़ा और बीटा बढ़ा तो फिर हम आरसी पे वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पे हम पावर कैलकुलेशन की बात करेंगे, तो ये पावर लेवल को बढ़ा देगा, ठीक है। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है। पावर एम्पलीफायर में हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे एम्पलीफिकेशन के लिए, जैसे वोल्टेज एम्पलीफायर में कर रहे थे। तो चेंजेस क्या आएंगे, हम थोड़ा सा बात कर लें कि अगर एक ट्रांजिस्टर पावर एम्पलीफायर की तरीके से काम कर रहा है तब क्या होगा, और एक ट्रांजिस्टर अगर हमारा वोल्टेज एम्पलीफायर की तरीके से काम कर रहा है तो क्या होगा, दोनों में अंतर क्या होता है। उस ट्रांजिस्टर की हम थोड़ी सी बात कर लें। अगर हम इसके ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो देखिए पावर एम्पलीफायर कुछ होता नहीं है। किसी भी वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करना, बहुत हाई लेवल पे ले जा करके उसके पावर लेवल को बढ़ाना, ये पावर एम्पलीफायर का काम होता है। और ये पावर एम्पलीफायर जनरली होता क्या है, जब भी कहीं पे हम सिग्नल को एम्पलीफाई करने की बात करते हैं तो उसके वोल्टेज लेवल को बढ़ाते हैं, एक स्टेज से बढ़ाते हैं, ज़रूरत पड़ती है दूसरा स्टेज लगाते हैं, ज़रूरत पड़ती है तीसरा स्टेज लगाते हैं। लेकिन जो हमारे पास फाइनल लोड लगा होता है, जैसे मान लीजिए हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम की हम बात करें। पब्लिक एड्रेस सिस्टम मतलब एक माइक्रोफोन में कोई नेताजी भाषण दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, इसमें भाषण दे रहे हैं, तो इनकी जो वॉइस होगी, जो आवाज़ निकल के जाएगी, वो हम पहले वोल्टेज एम्पलीफायर द्वारा एम्पलीफाई करेंगे उसको। तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, देखिए हम इसको थोड़ा सा बताते हैं आपको। एक हमारे पास क्या होगा, माइक होगा। तो हमारे पास पहला स्टेज यहाँ पे हम एक वोल्टेज एम्पलीफायर लगाएंगे, वोल्टेज एम्पलीफायर। फिर हम एक लगाएंगे, चूंकि हमारा उतने से काम चलेगा नहीं, फिर हम एक लगाएंगे वोल्टेज एम्पलीफायर। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। फिर हम लगाएंगे थर्ड वोल्टेज एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्प, ठीक है ना, ये थर्ड है। इसके बाद यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, पावर एम्पलीफायर। लास्ट स्टेज क्या लगाएंगे, पावर एम्पलीफायर, क्योंकि ये पावर लेवल को इंक्रीज कर देगा ताकि ये लोड को ड्राइव कर सके। लोड क्या होता है, लोड हमारे पास क्या होगा, स्पीकर। लोड हमारे पास क्या होगा भाई, बात समझ रहे हैं ना। यहाँ पे माइक लगा होगा, क्या लगा होगा, मान लीजिए यहाँ पे हमारा माइक लगा हुआ है। ये आपका होता है माइक्रोफोन। ये फर्स्ट स्टेज है, सेकेंड स्टेज है, थर्ड स्टेज, इसके बाद पावर एम्पलीफायर लगा होता है। पावर एम्पलीफायर का सबसे पहला काम जो होता है, पावर लेवल को, इतने लेवल पे जो वोल्टेज लगे हुए हैं वोल्टेज एम्पलीफायर, ये वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, वीक वोल्टेज को बढ़ा के स्ट्रॉन्ग कर देंगे। अब उसके पावर लेवल को बढ़ाने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पावर एम्पलीफायर। और इसका जो मुख्य काम होता है, पावर लेवल को बढ़ाने के साथ साथ इम्पीडेंस मैचिंग करा देता है इसके साथ, ताकि मैक्सिमम पावर डिलीवर हो सके। किसको, जो हमारे पास लोड है। लोड क्या है यहाँ पे, लाउड स्पीकर। क्या है, लाउड स्पीकर। ये लाउड स्पीकर हमारे पास, बात समझ रहे हैं। तो आप सिंपल शब्दों में समझो, जो पावर एम्पलीफायर होता है उसके ट्रांजिस्टर का साइज बड़ा होता है। ट्रांजिस्टर का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, लार्ज होता है कंपेयर टू वोल्टेज एम्पलीफायर के। क्यों, कोई बताएगा। बिल्कुल सही, हीट डेसिपेशन ज़्यादा होता है। क्या होता है, हीट डेसिपेशन। क्यों होता है, हीट डिसिपेशन ज़्यादा क्यों होता है, इसका कारण ये होता है कि जो आपका पावर एम्पलीफायर होता है बच्चों, ये पावर लेवल को बढ़ा रहा है, मतलब हाई वोल्टेज हाई करंट पे काम कर रहा है। और जब इसका पावर लेवल ज़्यादा होगा तो हीट आई स्क्वायर आर सी, जो कलेक्टर में जो है आपका जो पावर लॉस होगा वो ज़्यादा होगा। अब जब वो ज़्यादा होगा तो हमें एनी हाउ क्या करना होगा, उसको मैनेज करने के लिए हमें नॉर्मल जो होता है साइज़ बड़ा कर देना होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट को वो सह सके। और क्या होता है, और क्या चीज़ें होती हैं इसमें, पावर एम्पलीफायर में। पावर एम्पलीफायर में जो कपलिंग यूज़ करी जाती है वो हमेशा कौन सी कपलिंग होती है,
ट्रांसफार्मर कपलिंग होती है, मतलब यहाँ पे ट्रांसफार्मर कपलिंग हम यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर कपलिंग, ठीक है ना। अभी मैं एक नॉर्मल सा एक छोटा सा जो है आपको चार्ट बना देता हूँ, उसको आप लोग बना लीजिएगा। ये मेन, इसको बनाने के बाद एक चार्ट यहाँ पे बना दिया जाएगा जिसमें आपका वोल्टेज एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर में कुछ डिफरेंसेस होंगे, उसको आप देख लीजिएगा कि वोल्टेज एम्पलीफायर में बीटा की वैल्यू ज़्यादा होती है, कलेक्टर एम्पीडेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है, पावर एम्पलीफायर में बीटा की वैल्यू कम होती है, कलेक्टर एम्पीडेंस की वैल्यू कम होती है। वोल्टेज एम्पलीफायर में आपका जो होता है वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज और करंट जो होता है वो लो होता है, ठीक है। पावर एम्पलीफायर में उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो अभी इसका हम एक टेबल यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी ये पॉइंट आपको समझ में आया, पावर एम्पलीफायर क्या काम कर रहा है, सिग्नल के पावर लेवल को क्या कर दे रहा है, बूस्ट कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें। तो ये ब्लॉक डायग्राम आप लोग बना लीजिए, ये ब्लॉक डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, ठीक है। इसमें हमारा जो है पावर एम्पलीफायर और वोल्टेज एम्पलीफायर के बारे में हमें डिफरेंस इसका देखना है, जो हमने यहाँ पे टेबल ले रखा है, ठीक है। इसको हम समझ लेते हैं कि वोल्टेज एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर में क्या डिफरेंसेस होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये आपको बेसिक आइडिया इसमें होना चाहिए, ठीक है, हल्का सा। उसके बाद फिर हम आएंगे, देखिए कहीं कहीं पावर एम्पलीफायर की जब बात होती है ना, तो एक चीज़ बड़ा लड़के कन्फ्यूज होते हैं कि सर पावर एम्पलीफायर में कहीं कहीं ये बात लिखता है कि पावर एम्पलीफायर जो होता है वो जो VCC सप्लाई दी जाती है, जो DC सप्लाई होता है, इनपुट जो DC सप्लाई दी जाती है उसमें बायसिंग के लिए, उसको वो कन्वर्ट कर लेता है किसमें, AC में कन्वर्ट कर लेता है, इसलिए पावर उसका जो है पावर लेवल बढ़ जाता है। तो बिल्कुल ये सही है कि जो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि पावर एम्पलीफायर क्या करता है, इनपुट DC जो सप्लाई से DC लेता है उसको कन्वर्ट कर लेता है AC में, और AC पे जो है आपका पावर, आपको पावर लेवल आपका बूस्ट कर देता है उसकी वजह से। तो जब भी अभी हम कलेक्टर इफिशियंसी की बात करेंगे तो कलेक्टर इफिशियंसी में हम लोग उसकी बात करेंगे कि कलेक्टर पे प्राप्त AC आउटपुट अपान DC इनपुट पावर। मतलब जब हम कलेक्टर इफिशियंसी की बात करेंगे इसके, तो इसमें आप सिंपल यही इफिशियंसी देखेंगे कि कलेक्टर इफिशियंसी किसी भी पावर एम्पलीफायर की कलेक्टर पे प्राप्त AC आउटपुट अपान इनपुट को जो उसके DC मिल रहा है, ठीक है ना। तो हम दोनों कंडीशन हम देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा ये डिफरेंस समझ लें। देखिए हमारे पास डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर की बात हो रही है, तो सबसे पहले दोनों में जो ट्रांजिस्टर हम यूज़ करेंगे, तो ट्रांजिस्टर की अगर साइज़ की बात करें, मैंने यहाँ साइज़ मेंशन नहीं किया है, तो नो डाउट आपका पावर एम्पलीफायर के ट्रांजिस्टर की साइज़ क्या होगी, ज़्यादा होगी, और वोल्टेज एम्पलीफायर की साइज़ क्या होगी, कम होगी। उसके अलावा कुछ हम इसके जो पैरामीटर्स हैं उस पर हम बात करें अगर, तो बीटा का मान ये पूछा जाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बीटा का मान क्या होता है, हाई होता है किसमें, वोल्टेज एम्पलीफायर में। और अगर यही देखेंगे पावर एम्पलीफायर में बीटा का मान क्या होता है, लो होता है। नेक्स्ट हम देखें जो आपका लोड रेजिस्टेंस, आप कह सकते हैं जो कलेक्टर पर रेजिस्टेंस लगा होता है वो हाई होता है, 4 to 20 किलो ओम तक होता है। इसमें लो होता है 5 to 20 ओम ही होता है। कपलिंग की बात करेंगे तो हम बहुत बार इसको हम लोग मेंशन कर चुके हैं। कपलिंग हमेशा जो होता है आपका जो वोल्टेज एम्पलीफायर है उसमें सबसे ज़्यादा RC कपल्ड प्रेफर किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस भी मिड रेंज में, फ्रीक्वेंसी रीजन इसका बहुत अच्छा होता है। मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होता है वो बहुत बढ़िया होता है, किसका, RC कपल्ड का। किसकी तुलना में, ट्रांसफार्मर या डायरेक्ट का भी ठीक ही ठाक होता है। ट्रांसफार्मर का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है ये सबसे पुअर होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर कपलिंग सिर्फ हम लोग लास्ट स्टेज में पावर एम्पलीफायर के लिए यूज़ कर रहे हैं, पावर लेवल को बढ़ाने के लिए। वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे अगर इनपुट वोल्टेज की, तो नो डाउट यहाँ से आप समझ जाएंगे, कहेंगे सर इनपुट वोल्टेज की अगर बात करें तो इनपुट वोल्टेज वोल्टेज एम्पलीफायर में बहुत कम होता है, मिली वोल्ट में होता है, और पावर एम्पलीफायर में 2 से 4 वोल्ट होता है। फिर आपका जो है करंट अगर बोला जाए, करंट यहाँ पे कलेक्टर करंट तो यहाँ पे लो होता है लगभग 1 मिली एम्पियर, यहाँ हाई होता है लगभग 100 मिली एम्पियर। अब देखिए एक चीज़ समझिए कि अगर करंट और वोल्टेज हाई है पावर एम्पलीफायर में, तो नो डाउट इसका प्रोडक्ट पावर होता है, तो पावर हाई होगा। बात समझ में आ रहा है ना, हाँ। उसके बाद बात कर लें पावर आउटपुट। पावर आउटपुट वोल्टेज एम्पलीफायर में ऑब्वियस सी बात है हमेशा कम होगा, लेकिन वोल्टेज आउटपुट हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका जो है पावर आउटपुट जो होगा वो हाई होगा। अगर आउटपुट एम्पीडेंस की बात कर दें तो इसका हाई होता है और इसका लो होता है, ठीक है। इसी वजह से यह बेहतर एम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड करता है। ट्रांसफार्मर कपल्ड पावर एम्पलीफायर जो होता है वो बेहतर क्या प्रोवाइड करता है, एम्पीडेंस मैचिंग। अब इसमें देखिए हम लोग कुछ और, ये बात समझ में आ गई, इसमें किसी पॉइंट में कहीं कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है।
फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं, परफॉर्मेंस क्वांटिटी ऑफ अ पावर एम्पलीफायर की अगर हम लोग बात करें, ये डिफरेंस बिटवीन पावर एम्पलीफायर और वोल्टेज एम्पलीफायर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे परफॉर्मेंस क्वांटिटीज ऑफ पावर एम्पलीफायर, मतलब कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं आपका स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर और लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर पूछ लिया जाता है। स्मॉल सिग्नल और लार्ज सिग्नल, अगर कभी आपसे पूछो व्हाट इज़ द स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, स्मॉल सिग्नल कोई बताएगा? नाम से ही स्पष्ट है कि छोटे सिग्नल को एम्पलीफाई करता होगा, तो माइक्रो वोल्ट से लेकर के ये मिली वोल्ट तक के वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है, मतलब बहुत कम वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है। और लार्ज सिग्नल ये लगभग वोल्ट के, मतलब 1 वोल्ट से लेकर के 4 वोल्ट तक के वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है। तो जो छोटे सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा स्मॉल सिग्नल, जो लार्ज सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर, ठीक है। हम आ रहे हैं परफॉर्मेंस क्वांटिटीज़ पे, किस पे? परफॉर्मेंस क्वांटिटीज़ ऑफ पावर एम्पलीफायर। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा कलेक्टर इफिशियंसी ही होगा, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, परफॉर्मेंस क्वांटिटी ऑफ पावर एम्पलीफायर। परफॉर्मेंस क्वांटिटी ऑफ पावर एम्पलीफायर, परफॉर्मेंस क्वांटिटीज ऑफ पावर एम्पलीफायर। सबसे पहली हम परफॉर्मेंस क्वांटिटीज की देखेंगे कलेक्टर इफिशियंसी। क्या देखेंगे? कलेक्टर इफिशियंसी। ये क्या होता है? तो इसको आप ईटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं पी नॉट अपान पी डी सी। एक तो सिंपल ये लिख सकते हैं, या द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द जीरो सिग्नल पावर या डीसी पावर, ठीक है ना। आउटपुट पावर आपका डीसी पावर, ठीक है, बाय द बैटरी एंड पावर एम्पलीफायर इज नोन एज अ कलेक्टर इफिशियंसी। या आप इसको, अभी मैंने एक चीज़ और अभी थोड़ी देर पहले बोली कि जो आपका पावर एम्पलीफायर होता है वो कहीं ना कहीं डीसी इनपुट्स को किस में कन्वर्ट कर लेता है? एसी में कन्वर्ट कर लेता है। तो आप कह सकते हैं पावर एम्पलीफायर एक ऐसा एम्पलीफायर जो, मतलब या कह सकते हैं जो हम लोग बात करेंगे जब इसकी कलेक्टर इफिशियंसी की, तो आप कहेंगे एबिलिटी ऑफ पावर एम्पलीफायर। कलेक्टर इफिशियंसी को जब भी हम डिफाइन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? एबिलिटी ऑफ पावर एम्पलीफायर टू कन्वर्ट द डीसी इनपुट इनटू एसी आउटपुट्स, ठीक है ना। मतलब इसकी क्या एबिलिटी है, ये कितना ज़्यादा से ज़्यादा डीसी इनपुट्स को किस में कन्वर्ट कर ले रहा है? एसी में। वही उसकी कलेक्टर इफिशियंसी होगी। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें, ठीक है ना, इसको हम लोग लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ जो पी नॉट है बच्चों, ये हम लोग लिखेंगे वी सी स्मॉल और आई सी ये सी, और अगर हमें पी डी सी लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? वी सी सी और कैपिटल आई सी, समझ रहे हैं ना। तो ये आपका होता है, ये पी डी सी है, हाँ पी डी सी। तो इसको हम लोग अगर डिफाइन करना चाहें, द एबिलिटी ऑफ पावर एम्पलीफायर, द एबिलिटी ऑफ पावर एम्पलीफायर टू कन्वर्ट द डीसी इनपुट पावर into AC output power is known as a collector efficiency। ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका डिस्टॉर्शंस। क्या आता है? सेकेंड, डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शंस क्या होता है? सेकेंड वाली बात करें अगर हम, डिस्टॉर्शन क्या होता है बच्चों? डिस्टॉर्शन का मतलब ये होता है कि जब भी ये एम्पलीफायर की कुछ मतलब ऐसे पॉइंट्स है पावर एम्पलीफायर की जो हमें समझना चाहिए। अभी इसकी आगे इसका यूज होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जब हम लोग टाइप ऑफ पावर एम्पलीफायर की बात करेंगे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी,
और फिर क्लास बी का प्रयोग करके जब हम पुश पुल एम्पलीफायर बनाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा इफिशियंसी क्या होती है इन एम्पलीफायर्स की। तो आपको पता तो होना चाहिए कि एक्चुअली इफिशियंसी होता क्या है, हमने किस आधार पे बता दिया कि इफिशियंसी इतनी होती है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कलेक्टर इफिशियंसी क्या होती है। उसके बाद डिस्टॉर्शंस क्या होता है। डिस्टॉर्शंस का मतलब समझिएगा कि जब हम एम्पलीफायर मतलब पावर एम्पलीफायर के क्रॉस जब हम एसी सिग्नल यूज़ करेंगे, क्या एसी सिग्नल अगर इस तरीके का हम दे रहे हैं साइन वेव, अगर एग्जैक्टली हमें ऐसा का ऐसा मिल गया आउटपुट पर तो मतलब कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। अब अगर हमें एग्जैक्टली ऐसा नहीं मिल रहा है, मीन्स अगर आप कहेंगे आउटपुट वेवफॉर्म्स ऑफ द पावर एम्पलीफायर इज इक्वल टू द, या सेम आप कह सकते हैं लाइक एज ए वेवफॉर्म टू द इनपुट टू द पावर एम्पलीफायर। मतलब पावर एम्पलीफायर को जो इनपुट दिया जा रहा है वेव, जो उसका वेव शेप जैसा है वैसा ही आउटपुट पे भी अगर वेव शेप हमें मिल रहा है तो आप क्या कहेंगे, डिस्टॉर्शंस नहीं है। लेकिन जैसा हम इनपुट पे दे रहे हैं अगर एग्जैक्टली हमें वैसा का वैसा आउटपुट पे मिल नहीं रहा है तो आप कहेंगे कि कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन आ रहा है। आप कह सकते हैं सिंपली वेव शेप ऑफ द आउटपुट ऑफ पावर एम्पलीफायर इज नॉट सिमिलर, अगर है टू इनपुट सिग्नल्स तो आप कह सकते हैं कि देयर इज सम डिस्टॉर्शंस इन द पावर एम्पलीफायर। ठीक है, इसमें हम जब अलग अलग अभी देखेंगे तो उसको हम लोग समझेंगे। तो डिस्टॉर्शन समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद आपका इसका एक पॉइंट और होता है आपका पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटी। पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटी, पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटी क्या होगी, पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटी ये ट्रांजिस्टर की क्षमता को बताता है। पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटी, इसका क्या मतलब होगा बच्चों, पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटी को समझने का प्रयास करिएगा। ये एबिलिटी होता है ट्रांजिस्टर का कि वो कितना से ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट को डिसिपेट करके सह ले रहा है। ठीक है ना, कितना ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्टर करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, आप कह सकते हैं द एबिलिटी ऑफ पावर ट्रांजिस्टर, द एबिलिटी ऑफ पावर ट्रांजिस्टर टू डिसिपेट हीट। ठीक है, टू डिसिपेट हीट इज नोन एज ए पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटी। ठीक है ना, तो आप कहेंगे द एबिलिटी ऑफ पावर ट्रांजिस्टर टू डिसिपेट हीट, द एबिलिटी ऑफ पावर ट्रांजिस्टर, हमने पीटी लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, पावर ट्रांजिस्टर टू डिसिपेट हीट is known as a dissipation capability, power dissipation capability, power dissipation capability। कोई दिक्कत है इसमें, पॉइंट समझ में आया। तो ये इसके मुख्य 3-4 फैक्टर हैं जो हमें इतना तक समझना है बेसिक। ठीक है ना, डिस्टॉर्शन और ये सारी बातें। इसके बाद हम लोग आएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर। ये पॉइंट समझ गए आप, बस इसको समझाना मेन मकसद था क्योंकि इसकी चर्चा अभी बार बार होगी। ठीक है, तो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर, क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर की तो हमें यहाँ 3 तरीके का एम्पलीफायर देखने को मिलेगा। क्लास ए पावर एम्पलीफायर, ये किस आधार पे एम्पलीफाइड किया गया है। देखिए इसका जो बेस लिया गया है एम्पलीफिकेशन, ये एम्पलीफायर का जो आधार जो क्लासिफिकेशन किया गया है, पहले ये जान लीजिए, जैसे हम ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के इनपुट पर साइन वेव देंगे तो साइन वेव में एक कंप्लीट साइकिल होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल होती है। तो वो जो हम कंप्लीट इनपुट देंगे ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को तो उसका कितना भाग हमें कलेक्टर करंट पे मिल रहा है, मतलब कलेक्टर पर मिल रहा है। मतलब अगर हमने जो है इनपुट सिग्नल ये हमने अप्लाई कर दिया, अब ये हमने इनपुट सिग्नल अप्लाई किया, अगर कलेक्टर करंट इस पूरे के लिए पॉजिटिव और निगेटिव हाफ साइकिल दोनों के लिए कलेक्टर करंट फ्लो हो रही है तो उसके आधार पर हमने क्लासिफिकेशन किया है। कभी कभी ऐसा देखने को मिलेगा कि सिर्फ आधे के लिए हो रही है, निगेटिव के लिए हो ही नहीं रहा है। कभी कभी ऐसा दिखेगा कुछ में कि आपका आधे से भी कम के लिए कलेक्टर करंट फ्लो हो रही है,
ठीक है ना। तो आप कहेंगे सीधे शब्दों में, आप ये समझिए कि अगर आपने इनपुट में पूरा इनपुट साइकिल एक दिया, कंप्लीट साइन वेव दिया, तो आउटपुट पे अगर पूरा साइन वेव मिल रहा है तो एक टाइप हो जाएगा, आधा साइन वेव मिल रहा है तो दूसरा टाइप हो जाएगा, और आधे से भी कम मिल रहा है तो तीसरा टाइप हो जाएगा। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जब मैंने आपको बायसिंग पढ़ाया था तो वहाँ पे बहुत डिटेल आपसे बोला था कि हम क्यू पॉइंट को बीचों बीच क्यों रखना चाहते हैं, उसका मैं आपको यहाँ इफेक्ट दिखाऊंगा। जब हम डिफरेंट टाइप के एम्पलीफायर हम बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के पावर एम्पलीफायर जब बनाते हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। हम बायसिंग को चेंज करके क्यू पॉइंट को खिसका लेते हैं। कहाँ? क्यू पॉइंट को कभी एक्टिव रीजन के बीचों बीच रखेंगे, कभी इसको ले आएंगे कट ऑफ साइड पर रख देंगे, कभी कट ऑफ से भी नीचे कर देंगे। इसके लिए क्या करना होता है? बेस पे निगेटिव डीसी सप्लाई दे देते हैं। बात समझ रहे हैं? तो इस पर हम बात करेंगे। तो उसी के आधार पे क्लास ए पावर एम्पलीफायर बनता है, क्लास बी बनता है, और फिर क्लास सी। ये तीन आपको पावर एम्पलीफायर यहाँ देखने हैं, ठीक है। ये तीन हमें देखने हैं। ये पॉइंट्स हम लोग जो है एक एक करके क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी सब हम लोग एक एक करके देखते हैं। चलिए देखते हैं। जो हमारा क्लासिफिकेशन था क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इसमें हम लोग जो है क्लास ए पावर एम्पलीफायर देखते हैं। क्लास ए पावर एम्पलीफायर में बेसिकली होता क्या है, देखिए मैं इसको सिंपल एक ट्रांजिस्टर मॉडल इसका मैं बनाऊंगा आपके सामने। देखिए इसको, ये बिल्कुल आपको दिखेगा बेटा, डीजे उजे लेकर आते हो तो फिर बजाओ, फिर सब लोग पढ़ाई की जगह डांस वांस किया जाए, है ना। कच्चा बादाम वैसे भी अच्छा, नागिन डांस इस समय जो है डिमांडिंग है, पूरा एकदम ट्रेंडिंग में चल रहा है आपका कच्चा बादाम। बंगाली है शायद, मुझे भी नहीं इसके बारे में ज़्यादा। अगर जो है भोजपुरी देखना हो तो अपने कौन से मिश्रा जी हैं वो, राकेश मिश्रा, उनको देख लो, भोजपुरी में देख लो। डीजे बजा रहे हैं आप लोग, बताइए क्लास में। पता चल रहा है एम्पलीफायर पढ़ पढ़ के मोटिवेट हो गए आप लोग है ना। इसीलिए जो है आप लोग पूरा एकदम समर्थन में हैं डीजे के। हाँ, सिग्नल आप लोग बूस्ट करना सीख ही गए हैं, अब दिक्कत क्या है? इसको बनाते चलिए बच्चों। हाँ आपने बनाया था, ये बिल्कुल हमने सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह बनाया है, ठीक है। लेकिन ये आपका पावर एम्पलीफायर है, क्योंकि यहाँ आप देखिए क्या लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर कपलिंग है, ठीक है। ये लाउड स्पीकर है, ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे कपलिंग है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो है यहाँ इसका रेशियो हम लोग लेकर के जो चलते हैं वो n:1 का रेशियो ले लीजिए। यहाँ इनपुट कैपेसिटर है, ये मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा पावर एम्पलीफायर के बारे में, आपको इसके क्लास ए के बारे में हमें क्या क्या की पॉइंट याद रखना है। हम इसका जो है एसी लोड लाइन वाला ग्राफ भी बना देते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास इसका कर्व होता है बच्चों। ये क्या होता है? एसी लोड लाइन क्या होता है? इसका जो क्यू पॉइंट होता है बच्चों, क्यू पॉइंट एकदम एक्टिव रीजन की क्या होता है? बीचों बीच होता है। ठीक है, ये है आपका क्या, क्यू पॉइंट।
यहाँ पे जो वेव होगा हमारा इनपुट वेव, ये किसके किसके बीच में ड्रॉ किया जाता है, IC और VCE होता है ना, VCE वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे आपका जो वेव मिलेगा वो इनपुट पर, मतलब अगर आप इनपुट पूरा देंगे, मतलब आपने इनपुट सिग्नल कैसा दिया, कंप्लीट दिया, मतलब इस तरीके का आपने इनपुट दिया, तो कलेक्टर करंट आपका जो होगा वो कंप्लीट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइकिल के लिए, मतलब एक कंप्लीट साइकिल के लिए क्या होगा, कलेक्टर करंट फ्लो होगा। तो जब भी कोई पूछेगा व्हाट इज़ द क्लास ए एम्पलीफायर, तो इसको ऐसे ही डिफाइन किया जाता है, क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास ए एम्पलीफायर एक आप कह सकते हैं सिंपली ऐसा एम्पलीफायर जिसकी कलेक्टर करंट इनपुट सप्लाई के, इनपुट सिग्नल के कंप्लीट साइकिल के लिए फ्लो होती है, ठीक है ना। एक ऐसा एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, जिसकी कलेक्टर करंट इनपुट सिग्नल के पूर्ण साइकिल के लिए फ्लो होती है, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के लिए फ्लो होती है। मतलब आप सिंपली कह सकते हैं एक्टिव क्यू पॉइंट जो होता है वो एक्टिव रीजन के कहाँ होता है, बीचों बीच होता है। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। तो पावर एम्पलीफायर का ये आपको सर्किट दिख गया। तो सबसे सिंपली आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके साथ अच्छी बात क्या होती है और ख़राब बात क्या होती है। तो सबसे अच्छी बात इसकी ये होती है कि ये कंप्लीट साइकिल के लिए चालन हो रहा है। लेकिन ख़राब बात क्या होती है, इसकी इफ़िशियंसी ख़राब होती है, कलेक्टर इफ़िशियंसी इसकी ख़राब होती है। लगभग ये 35% इसकी कलेक्टर इफ़िशियंसी होती है नॉर्मल। कलेक्टर इफ़िशियंसी जो होती है कितनी होती है, अगर मैक्सिमम देखा जाए NC मैक्स अगर देखा जाए तो वो निकालने का तरीका अलग है, लेकिन उसको हम निकलवाएंगे नहीं यहाँ पे, बहुत लंबा कैलकुलेशन। बस आप पॉइंट्स याद रखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम कलेक्टर एफिशिएंसी 50% हो सकती है, और ये कितना होगा 35। बात समझ रहे हैं ना, 35 जनरल एफिशिएंसी इसकी, ठीक है। कंप्लीट साइकिल के लिए इसका चालन हो रहा है। और इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इसका पावर आउटपुट लो होता है। क्या, लो पावर आउटपुट होता है, इसका डिसएडवांटेज है। और क्या डिसएडवांटेज हो सकता है इसमें, दूसरा डिसएडवांटेज यही हो गया, लो कलेक्टर इफिशियंसी। तो क्लास ए एम्पलीफायर समझ में आ गया सबको। क्लास ए एम्पलीफायर की ये सर्किटरी आपको ऐसे जनरली बता दी गई। अब यहाँ पे बायसिंग आपका जो है फिलहाल ऐसा किया गया है कि क्यू पॉइंट एक्टिव रीजन के बीचों बीच होना चाहिए। अब जो क्लास बी एम्पलीफायर होगा, इसमें ये पॉइंट याद रखिएगा, क्लास ए में क्यू पॉइंट एक्टिव रीजन के बीचों बीच है, क्लास बी में ज़रूरी नहीं है यहाँ हो। क्लास बी में ये बिल्कुल नीचे आ जाता है कट ऑफ में, क्लास सी में कट ऑफ से हल्का सा नीचे आ जाता है। तो हम उसकी बात करेंगे अब आगे, जब हम लोग क्लास बी और क्लास सी हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो उस पर हम लोग बात करेंगे और देखेंगे। अगले जो है फिलहाल लेक्चर में हम क्लास बी और क्लास सी के बारे में डिस्कस करेंगे और उनकी एफिशिएंसी कितनी होती है, वेव फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये पूरा जो आज का लेक्चर था, इसमें आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा पॉइंट्स, ठीक है। और इसके नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे विज़िट कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल रैंकर्स कैरियर पॉइंट, वहाँ पे आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा, तो आप दोनों में से कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है।